वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़े थे, तो उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। और कल हमने क्या शुरू किया था? बैक्टीरिया में होने वाले जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स या पुनर्योगज समायोजन या आनुवांशिकी पुनर्योगज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है: वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले वाली क्लास में कर दिया था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स या आनुवांशिकी पुनर्योगज। तो आनुवांशिकी पुनर्योगज या जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। वो 3 टाइप्स कौन कौन से थे? फर्स्ट था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। सेकंड टाइप था ट्रांसडक्शन, जिसे कहते हैं पराक्रमण। और थर्ड टाइप था कॉन्जुगेशन, जिसे कहते हैं संयोजन या संयुग्मन। तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम या रूपांतरण। तो इसमें क्या हुआ था? तो सबसे पहले जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स या आनुवांशिकी पुनर्योगज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया का आनुवांशिकी पदार्थ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, तो किसी बैक्टीरिया का आनुवांशिकी पदार्थ संवर्धन माध्यम, जिसे हम कहते हैं कल्चर मीडिया, के द्वारा किसी अन्य प्रभेद में या बैक्टीरिया में प्रवेश करता है और उसे रूपांतरित कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि बैक्टीरिया का आनुवांशिकी पदार्थ संवर्धन माध्यम में या बैक्टीरिया का आनुवांशिकी पदार्थ संवर्धन माध्यम के द्वारा किसी दूसरे प्रभेद में या बैक्टीरिया में प्रवेश करके उसके आनुवांशिकी पदार्थ को या उस बैक्टीरिया को रूपांतरित कर देता है। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहते हैं। और रूपांतरण या बैक्टीरिया में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले किसने बताया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया में होने वाले आनुवांशिकी रूपांतरण को बताया कि बैक्टीरिया का आनुवांशिकी पदार्थ संवर्धन माध्यम के द्वारा किसी दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करके उसे रूपांतरित कर देता है। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। वो बैक्टीरिया कौन सा था? मैंने कल वाली क्लास में बताया था।
डिप्लोकोकस निमोनी तो ये जो इसने एक्सपेरिमेंट किया किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का या रूपांतरण का, ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद लिए, तो 2 स्ट्रेन लिए या 2 प्रभेद लिए, कौन कौन से, S3 व R2। तो S3 और R2 इसने 2 प्रभेद लिए। तो जो S3 प्रभेद था, ये प्रभेद क्या था, उग्र रोगजनक चिकना व कैप्सुलेटेड था। एंड जो R2 था वो था अनुग्र रोग विहीन खुरदरा व नॉन कैप्सुलेटेड। तो मैंने पहले वाली क्लास में आपको बता दिया कि अगर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, स्मूथ है, तो वह रोगजनक होगा और उग्र होगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेरी आ रही होगी कि S3 प्रभेद के S क्यों है और R प्रभेद के R क्यों है। तो S से है स्मूथ प्रभेद और R से है रफ प्रभेद। तो डिप्लोकोकस निमोनी के 2 प्रभेद लिए उसने। डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 प्रभेद लिए, एक था S2 जो उग्र था, रोगजनक था, चिकना था, वह कैप्सुलेटेड था। फिर दूसरा प्रभेद लिया R2 जो क्या था, अनुग्र था, रोग विहीन था, मीन्स रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था, खुरदरा था और नॉन कैप्सुलेटेड था। तो खुरदरा क्यों होगा, क्योंकि उसके बाहर कैप्सूल नहीं था, तो वो खुरदरा था। अब देखो आप, फिर उसने इन प्रभेदों का चूहे में प्रवेश करवाया या चूहे में इंजेक्ट करवाया। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले या उसने इन प्रभेदों को एक चूहे में प्रवेश करवा के कुछ अवलोकन किए जो निम्न प्रकार थे। फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि ये तो हो गए प्रभेद और ये हो गया चूहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या किया इसने, जो S3 था इसका प्रवेश करवाया चूहे में या इसको चूहे में इंजेक्ट करवाया। तो देखा चूहा मर जाता है। और ये क्यों मरेगा, या मैं इसको यहाँ पे डेड लिख देती हूँ। तो क्योंकि S3 रोगजनक था और कैप्सुलेटेड था, तो इसका प्रवेश किस में करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया, तो चूहा मर जाता है। फिर इसने क्या किया, R2 प्रभेद का चूहे में प्रवेश करवाया, तो चूहा जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। फिर इसने क्या किया, ये जो S3 था इसे तीसरी बार में क्या किया, इसे हीट किल्ड किया या उसको गर्म किया। गर्म करने से ये जो बैक्टीरिया था वो मर गया। अब इसका चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा
मरा नहीं, वो जिंदा था। फिर इसने क्या किया कि हीट किल्ड एस थर्ड मीन्स गर्म किए हुए एस थर्ड प्रभेद को प्लस जो जीवित आर सेकंड प्रभेद था उसके साथ मिक्स किया, और मिक्स करने से इसने रिजल्ट क्या देखा कि चूहा मर जाता है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे कि इसने रोगजनक एस थर्ड प्रभेद को जब चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रोग उत्पन्न हो जाता है और रोग उत्पन्न होने से वो चूहा मर जाता है। फिर इसने आर सेकंड को जो रोगजनक नहीं था उसका चूहे में प्रवेश करवाया या चूहे में इंजेक्ट करवाया, तो क्योंकि ये रोगजनक नहीं था तो इसने रोग उत्पन्न नहीं किया और चूहा जिंदा था। फिर तीसरे स्टेप में इसने क्या किया कि जो एस थर्ड रोगजनक बैक्टीरिया था उसे हीट किल्ड किया, मीन्स उसे गर्म करके मार दिया। फिर चूहे में प्रवेश करवाया तो मरने से क्या हुआ, वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाया और वो चूहा जिंदा रह गया। फिर चौथे स्टेप में इसने क्या किया कि जो हीट किल्ड रोगजनक S3 प्रभेद था उसको जीवित आर सेकंड के साथ मिक्स किया, और इस मिक्सचर को उसने चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा मर जाता है। तो ग्रिफिथ ने क्या अवलोकन किया या क्या निष्कर्ष निकाला कि जो एस थर्ड बैक्टीरिया होता है जो मृत था, तो इसने निष्कर्ष क्या निकाला कि मृत एस थर्ड बैक्टीरिया में कुछ ऐसा पदार्थ था जो किसमें प्रवेश कर गया, आर सेकंड में। तो ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि मृत एस थर्ड प्रभेद में कुछ ऐसा पदार्थ था जो जीवित आर सेकंड में प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके जो अनुग्र बैक्टीरिया था उसको रोगजनक बना दिया। मैंने पहले ही बता दिया कि रोगजनक एस थर्ड था और जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था वो आर सेकंड था। तो इसने निष्कर्ष निकाला कि मृत एस थर्ड बैक्टीरिया में ऐसा कोई पदार्थ पाया जाता है जो आर सेकंड प्रभेद में प्रवेश कर लेता है, जिससे यह रोगजनक हो जाते हैं, और ये रोगजनक हो गए। अब इसका चूहे में प्रवेश करवाते हैं तो वह चूहा मर जाता है। लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया कि एस सेकंड में कुछ ऐसा पदार्थ पाया गया जो जीवित आर सेकंड प्रभेद में प्रवेश कर गया और उसे रोगजनक कर दिया, जिससे कि चूहा मर गया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये पदार्थ कौन सा है। तो फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैकार्टी एवं मैक्लिओड। इन साइंटिस्ट ने इस पदार्थ को क्या नाम दिया, डीएनए या आनुवांशिकी पदार्थ। तो इस तरह इसमें पराक्रमण होता है, रूपांतरण होता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में रूपांतरण कैसे हुआ कि मृत एस थर्ड बैक्टीरिया में कोई ऐसा पदार्थ था जिसने आर सेकंड प्रभेद में प्रवेश किया और उसके आनुवांशिकी पदार्थ को रूपांतरित कर दिया, और रूपांतरण के फलस्वरूप वह आर सेकंड प्रभेद रोगजनक हो गया। और इस प्रक्रिया में 8 से 10
सेकंड का समय लगता है और जिससे कि चूहा मर जाता है, लेकिन ये इस पदार्थ को नाम नहीं दे पाए। बाद में एवेरी, मैकार्टी और मैक्लियोड ने इसको जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिकी पदार्थ नाम दिया या डीएनए नाम दिया। और इस तरह बैक्टीरिया में रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। फिर आता है आपके टाइप 2, जिसे कहते हैं पराक्रमण। तो पराक्रमण क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ जीवाणुभोजी की सहायता से अगर दूसरी बैक्टीरिया में प्रवेश करता है तो इसे ट्रांसडक्शन या पराक्रमण कहते हैं। तो पराक्रमण क्या होगा कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ जीवाणुभोजी की सहायता से दूसरी बैक्टीरियल सेल या दूसरी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं पराक्रमण। तो पराक्रमण क्या होगा कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ जीवाणुभोजी की सहायता से दूसरी बैक्टीरिया कोशिका में प्रवेश करता है तो उसे पराक्रमण कहते हैं। और पराक्रमण की खोज किसने की थी? लेडरबर्ग व जिंडर ने। तो पराक्रमण क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ जीवाणुभोजी की हेल्प से दूसरी बैक्टीरिया कोशिका में प्रवेश करता है तो इसे ट्रांसडक्शन या पराक्रमण कहते हैं। और ट्रांसडक्शन की खोज लेडरबर्ग व जिंडर ने की थी। और इन्होंने कौन से बैक्टीरिया पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे? साल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम। तो लेडरबर्ग एवं जिंडर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया कि बैक्टीरिया में पराक्रमण की प्रक्रिया होती है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट का एक प्रकार होता है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किस पे किए? वो बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उनमें पराक्रमण का अवलोकन किया। और ये पराक्रमण 2 टाइप का होता है। व्यापीकृत एवं विशिष्टीकृत। तो पराक्रमण 2 टाइप का होगा, व्यापीकृत एवं विशिष्टीकृत। इसे बोलते हैं जनरलाइज्ड और इसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। तो ये जो व्यापीकृत ट्रांसडक्शन या पराक्रमण है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया पर लैम्डा भोजी या लैम्डा जीवाणुभोजी इन्फेक्शन करता है, संक्रमण करता है। संक्रमण करने के बाद में जो बैक्टीरिया में उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ होता है या बैक्टीरियल जीनोम होता है, उस बैक्टीरियल जीनोम को लाइसोजेनिक एंजाइम की हेल्प से कई टुकड़ों में विभक्त कर देता है। और उसी समय बैक्टीरियल सेल में उपस्थित फैग का न्यूक्लिक एसिड भी
उस एंजाइम की हेल्प से अपने नए विभोजी कण का संश्लेषण शुरू कर देता है। तो पराक्रमण के व्यापीकृत टाइप में क्या होता है कि जो लैम्डा जीवाणुभोजी होता है, बैक्टीरियोफेग जिसे कहते हैं, वो बैक्टीरियल सेल पे आक्रमण करता है और उसे संक्रमित कर देता है और अपना आनुवंशिकी पदार्थ उस बैक्टीरिया में छोड़ देता है। तो क्या होता है कि लाइसोजेनिक एंजाइम की हेल्प से वो उस बैक्टीरियल जीनोम के या बैक्टीरिया के आनुवंशिकी पदार्थ को कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देता है और उसी समय बैक्टीरिया या जीवाणुभोजी का आनुवंशिकी पदार्थ अपने न्यूक्लिक एसिड की सहायता से एंजाइम की हेल्प लेकर अपने नए विभोजी कण का संश्लेषण शुरू कर देता है। लेकिन इस समय क्या होता है कि जब यह अपने विभोजी कण का संश्लेषण कर रहा होता है, तब यह बैक्टीरिया के जीनोम के टुकड़ों को अपने साथ जोड़ लेता है या बैक्टीरियल जीनोम के कुछ खंडों को अपने साथ समायोजित कर लेता है। और जब सेल्स फट जाती है तो या विभोजी कण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सेल्स फट जाएगी। फटने से क्या होता है कि ये विभोजी कण इस सेल से बाहर आ जाएंगे और इन विभोजी कणों के साथ में इस बैक्टीरिया का डीएनए खंड भी होता है या इस बैक्टीरिया के आनुवंशिकी पदार्थ का खंड भी होता है। तो जीवाणुभोजी का आनुवंशिकी पदार्थ व बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ एक साथ समायोजित होता है। जब ये नए विभोजी कण किसी दूसरी बैक्टीरिया को संक्रमित करेंगे तो उसके साथ इस बैक्टीरिया के जीवाणु खंड भी उसमें स्थानांतरित हो जाते हैं और इस तरह इसमें व्यापीकृत पराक्रमण होता है। जो नेक्स्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।